बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम लेक्चर्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 12 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक एमसीक्यू पक्का आपके पेपर में आएगा। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज 12.1 द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज़। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या होती है। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव की डेफिनेशन आपको क्लियर है, याद है कि ऐसी वेव्स जो पाथ के पैरेलल मूव करें, सेम डायरेक्शन, यानी कि एंगल क्या बनता है बेटे, 0 डिग्री। तो कहता है ए ऑप्शन में एट राइट एंगल नहीं है, तो ट्रांसफर वेव्स में होता है। इन सर्कुलर मोशन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव ट्रेवल, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट। 12.2 की स्टेटमेंट, विच पार्ट ऑफ अ ट्रांसफर वेव कैरी द लोएस्ट पॉइंट। यानी कि ये अगर हमारे पास ट्रांसफर वेव है, ये तो वो कहते हैं इसका ये जो लोअर पोर्शन है, ये वाला, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये क्या कहलाएगा। तो बेटे अपर पोर्शन हमारे पास क्या है, क्रस्ट, और ये वाला लोअर, ट्रफ। तो क्रस्ट, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन या ट्रफ, तो भाई हम कहेंगे ट्रफ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव टाइप रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो दरअसल नीचे दी गई हैं वेव्स, कहता है इनमें से कौन सी वेव को सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। एक्सरे, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स या साउंड वेव्स। अब आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करवाया था, उसमें एक्सरे भी आ रही थी, लाइट भी आ रही थी, रेडियो वेव्स भी आ रही थी। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको तो पास होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि वो यहाँ पे कह रहा है जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है वो बताएं इनमें से। तो भाई साउंड को जो है ना मीडियम की ज़रूरत पड़ती है पास होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। अगर हवा ना हो ना तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ यह आवाज़ आप नहीं सुन पाएंगे। हम जब भी आपस में बात करते हैं, आप घर में किसी से बात करते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी आवाज़ इसीलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि जो बीच में एयर है ना, वो एयर वाला मीडियम जो है वो साउंड को ट्रैवल करवा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव विच इंडिकेट्स हाउ मच एनर्जी इट कैरीज इज। अब इस बात का क्या मतलब है, वो ये कह रहा है कि वेव की कौन सी खासियत है इसकी एनर्जी की मिकदार ज़ाहिर करती है, जो कि इसकी एनर्जी की मिकदार को ज़ाहिर करती है। क्या क्रस्ट से एनर्जी ज़ाहिर होती है, या वेवलेंथ, या स्पीड, या एम्पलीट्यूड। तो बेटा याद रखिएगा एम्पलीट्यूड। देखें ना, अगर मैं ये एक छोटी वेव बना देता हूँ और एक मैं बेटे बना दूँ यहाँ पे बड़ी वेव, ये अब मुझे बताएं इन दोनों वेव्स को देख के आप क्या कहेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी या इसकी। तो सारे बच्चे कहेंगे सर जी इसकी, ये बड़ी वेव है इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें देखें असल में ना ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, उस चीज़ को देख के हमने कहा कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो वो यही बात पूछ रहा था, तो हम एम्पलीट्यूड को बेटे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। आगे कहते हैं अ वेव फ्रंट इज़। अब वेव फ्रंट का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, पीछे बता के आया हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, द रीजन ऑफ अ हाई प्रेशर इन अ वेव, अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दैट वाइब्रेट इन फेज। हाँ, इन फेज की बात आपको करके आया था डेफिनेशन में। अब देखें ना, अगर हम सपोज करें एक हमारे पास ये वेव है, दूसरी ये वेव है, तीसरी ये वेव है। ठीक है, आगे भी इस तरह से बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, जितने मर्जी बनाएं। तो अब देखें इस वेव का ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट सेम आ रहा है ना। ठीक है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं तो ये देखें एक लाइन आ रही है, बिल्कुल एक ही जगह पे ये तीनों पॉइंट सेम आ रही हैं तीनों वेव्स पे। तो ये इनको मिलाने वाली लाइन आ गई। तो इसका मतलब लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दैट वाइब्रेट इन फेज। अब इन सारों के दरमियान देखें एंगल क्या है, सेम। तो यही तो मतलब है, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इन फेज का मतलब यही है ना, देखो सारों के दरमियान एंगल क्या है, एक जैसा। क्लियर है बेटे। तो फिर यही हमारे पास क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। तो फिर इसके लिए जो सी ऑप्शन है चार्ली, ये हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आगे 12.6 द वेव फेनोमिना विच अकर्स व्हेन वेव्स चेंज डायरेक्शन ड्यू टू अ चेंज इन स्पीड। अब ये मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ वेव की डेफिनेशन क्लियर कराई थी कि भाई वहाँ पे बेसिकली वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्पीड में चेंज आ जाता है। जब हमने डीप वाटर और शैलो वाटर की बात की थी पीछे बेटे, पूरा टॉपिक क्लियर करके आया हूँ। सही है। तो ये रिफ्रैक्शन, इसमें बेटे डायरेक्शन चेंज हो जाती है स्पीड के चेंज होने से। ये हमारे पास सपोज करें ये यहाँ पे, ये हमारे पास डीप वाटर है। ठीक है। और ये हम कह लेते हैं शैलो वाटर।
अब जैसे ही यहाँ से वेव्स आएंगी ये सारी, तो यहाँ पे डीप वाटर में से जब पास करेंगी तो इसका मतलब उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, और स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे ही वो इस शैलो वाटर में एंटर करेंगी तो उनकी थोड़ी सी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखें वेवलेंथ क्या होगी, कम, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। अब स्पीड के कम होने, चेंज होने की वजह से, मतलब कि कम होने की वजह से इसकी डायरेक्शन में क्या आया, चेंज आया है। तो ये क्या कहलाता है बेटे, रिफ्रैक्शन। तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 12.7 वाला एमसीक्यू देखें। व्हाट हैपन्स टू वेव स्पीड एंड वेव लेंथ व्हेन अ सुनामी अप्रोचेज शैलो वाटर। अब शैलो वाटर में जब सुनामी आती है तो उसकी वेव की स्पीड क्या हो जाती है बेटे, कम, वेव लेंथ भी क्या हो जाती है, कम। शैलो जो वाटर होता है ना, ये हमारे पास कम गहरा पानी होता है, सही है, तो उसमें स्पीड डिक्रीज कर जाती है और वेव लेंथ भी क्या हो जाती है, शॉर्टन हो जाती है। तो इसमें भी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये भी आपको थ्योरी में पढ़ाया था। अच्छा, अब आ जाए जी लास्ट एमसीक्यू है 12.8, कहता है विच वेव बिहेवियर एक्सप्लेन्स हाउ साउंड इज हेयर्ड अराउंड अ कॉर्नर। यानी कि अगर सपोज करें कोई भी आपके पास एक ऑब्स्टेकल है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कुछ दीवार ले सकते हो, दरवाज़ा ले सकते हो, घर का एक कमरा ले सकते हो, तो कहता है वहाँ सारी यहाँ पे रुकावट है, लेकिन उसका ना एक कॉर्नर है जो थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब यहाँ से सारी वेव्स जाएंगी तब यहाँ से तो ये पास हो नहीं सकती, यहाँ से टकराएंगी वापसी, लेकिन ये जो थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा कॉर्नर से बचा होगा, यहाँ से ये सारी क्या होंगी, बेंड होंगी। तो जब बेंड होंगी तो फिर इसका मतलब आगे बेंडिंग हो जाएगी। तो जब वेव्स की बेंडिंग होती है, बेंडिंग और स्प्रेडिंग, ठीक है, अराउंड एन ऑब्स्टेकल, तो फिर वो हमारे पास फिनोमिना क्या कहलाता है बेटे, डिफ्रैक्शन कहलाता है। इसको डाइफ्रैक्शन भी पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो ये वर्ड क्या है, डिफ्रैक्शन, इसकी प्रोनाउंसिएशन। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस नहीं, उसमें तो बाकायदा पूरा पैटर्न बनना चाहिए। हाँ, डिफ्रैक्शन ठीक है, सही है। देखो ना, विच वेव बिहेवियर एक्सप्लेन्स हाउ साउंड इज हेयर्ड, किस तरह से हम आवाज़ को सुनते हैं अराउंड अ कॉर्नर। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि वेव का कौन सा तर्ज अमल साउंड को दीवार के पीछे से मुड़कर हम तक पहुंचने की वजाहत करता है। अगर आप दीवार के पीछे खड़े हैं और इधर से कोई बंदा बोल रहा है, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, तो इसका मतलब किसके थ्रू पहुंच रही है, डिफ्रैक्शन। क्योंकि अगर दीवार तो उसने ब्लॉक कर रखा है साउंड को, लेकिन वो जो साइडों से छोटे मोटे सुराख होंगे, इक्का दुक्का, वहाँ से वो क्या होगी, वेव्स बैंड होंगी, वो बैंड होके आप तक पहुँचेंगी, तो आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये कौन सा फिनोमिना होगा बेटे, डाइफ्रैक्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा आगे शॉर्ट। एमसीक्यूज क्लियर हो गए। अब आ जाएं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है, हद से भी ज़्यादा आसान है। अगर आपने टॉपिक लेक्चर मेरी तवज्जो से सुने हैं, लिए हैं, समझे हैं, नोट किए हैं बातें सारी, तो फिर ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आप खुद लिख सकते हो। इसमें कोई ऐसा शॉर्ट नहीं है जो मुश्किल हो, सारा पीछे आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा के आ रहे हैं। ये देखें, कहता है व्हाट डू वेव्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या मतलब कि वेव एक जगह से दूसरी जगह क्या मुंतकिल करती है भाई, क्या पूछ रहा है कि वेव एक जगह से दूसरी जगह क्या मुंतकिल करती है। तो बताएं क्या करती है, पहले पहले लेक्चर के अंदर पहली पहली बात हमने आपको बताई थी। तो वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बस यही आपका आंसर है। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पेज नंबर जो 33 है ना, वहाँ पे इसका आंसर मौजूद है। ये देखें, मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ बेटे, पेज नंबर 33 पे। ये आप आएंगे 33 पे, तो यहाँ पे आप वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, चाहे आप ये बॉक्स वाली डेफिनेशन लिखें, चाहे आप ये पहली पहली लाइन पैराग्राफ की ये वाली ये लिखें, आपकी मर्जी है। तो देखें वेव क्या कर रही है भाई, ट्रांसफ़र कर रही है एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस यही डेफिनेशन आप प्रॉपर तरीके से लिख दें, आपका आंसर होगा। ले जी अगला क्वेश्चन सुने ज़रा। कहता है नेम एनी टू एग्जांपल्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स को हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर चुके हैं और उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई थी, और मैंने कहा था ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, पहले मैकेनिकल वेव को डिफाइन कर लेना है, फिर उसके बाद दो एग्जांपल्स मेंशन कर लें, तो एक प्रॉपर आंसर बन जाएगा सूटेबल। तो आपको नंबर भी दो पूरे मिल जाएंगे। तो ये देखें जी पेज नंबर 35। तो 35 पे यहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की ये एग्जांपल्स थी, ठीक है ना, याद है ना। ये देखें मैंने पहले पढ़ाते वक्त आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करवाई हैं। तो साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। दो दें, तीन दें, चार दें, ये सारी मेंशन की हुई है, यहाँ से दो याद रख लें बस। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
विच टाइप ऑफ वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। क्या मतलब कि कौन सी वेव खला में सफ़र कर सकती है, कौन सी वेव खला में, ठीक है, जहाँ कोई मीडियम नहीं होगा, बिल्कुल खला, उसमें सफ़र कर सकती है। तो बेटे आपको ये भी बताया था पेज नंबर 35 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे ही है ना। तो ये देखें यहाँ पे, बट दे आल ट्रैवल द सेम स्पीड इन वैक्यूम अप्रॉक्सीमेटली। मतलब वैक्यूम के अंदर इन तमाम वेव्स की स्पीड भी सेम होती है, और ये सारी जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं ये किसकी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए या पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप वैक्यूम लेते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वो एम्प्टी स्पेस है, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आराम से पास कर जाती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप क्या आंसर देंगे बेटे, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन कर देंगे और उसमें एक दो एग्जांपल दे दें और उसको बता दें कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। अब आ जाएँ जी 12.4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो मैंने शुरू में पढ़ाते वक्त बता दिया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा शॉर्ट, के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ट्रांसफर वेव्स को आप पहले ये डिफाइन करेंगे, साथ में ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल देंगे, वाटर वेव। फिर उसके बाद आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव को डिफाइन करेंगे, चाहे ये वाली डेफिनेशन लिखो या फिर ये वाली जो पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये वाली, दोनों ठीक है। तो ये आप डिफाइन करके उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल देंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जो एग्जांपल है वो कौन सी है बेटे, साउंड वेव। इस तरह से ये आपका शॉर्ट पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं बेटे, आपके पास है व्हाट इज़ मीन बाय वेव लेंथ। अब वेव लेंथ को भी डिफाइन हम कर चुके हैं, पेज नंबर 37 पे आ जाए। तो पेज नंबर 37 पे ये मैंने आपको पढ़ाया है, वेव लेंथ को डिफाइन करना है, तो यही डेफिनेशन आप लिखेंगे। क्लियर। आगे आ जाते हैं जी, राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये देखें पेज नंबर 38 पे, ये देखें ना बेटे, फ्रीक्वेंसी को हमने डिफाइन भी किया था और उसके ये सारे मैंने आपको एमसीक्यूज़ भी समझाए थे बड़ी डिटेल में। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो आप लेक्चर ज़रूर लें, वहाँ पे आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे और ये सारे एमसीक्यूज़ समझाए थे। जिनको समझ है, जिन्होंने मेरा लेक्चर लिया है, उनके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, सारे आसान हैं। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ पहले लेक्चर सुना करें, गौर से समझा करें, चीज़ें नोट किया करें, फिर आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। फिर आपके सारे इंटरनल एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं कवर। ठीक है जी, अब मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आ जाए जी उसके बाद 12.7, व्हाट कॉजेज आ सुनामी इन द ओशन। यानी कि जो हमारे समंदर में सुनामी आता है तो उसकी वजह क्या है, ठीक है, वजह हमने बतानी है। तो ये पेज नंबर 42 पे आ जाए, मैंने आपको रीज़न बताई है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर बताई गई है। देखो सुनामी वेव्स, तो सुनामी वेव्स आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड पावरफुल ओशन वेव्स कॉज्ड, ये वजह आ रही है, कॉज्ड बाय सडन डिस्टर्बेंस अंडर द सी। समंदर में अचानक से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए तो उसकी वजह से सुनामी आ जाता है। हाँ, इसकी अब कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं उसमें वो आप मेंशन कर देंगे कि दीज डिस्टर्बेंसेस मे इंक्लूड अंडर वाटर अर्थक्वेक है, जलजले का आना, इसी तरह से वोल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, आतिशफशानी, और इसी तरह से लैंड स्लाइडिंग है। मतलब अगर उस समंदर के करीब बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं तो जब पहाड़ से कोई बड़े पत्थर जाके उस समंदर में गिरेंगे तो जाहिर सी बात है समंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो उसकी वजह से ये भी सुनामी आ सकता है। ठीक है, तो ये उसकी बेसिक रीज़न्स हैं। चलें जी, आप यहाँ तक इसको लिख देंगे, बस आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर सारे हो गए, शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। अब ये भी 5 क्वेश्चंस ना, इनके आंसर्स मैं आपको दे चुका हूँ टॉपिक पढ़ाते वक्त, बस यहाँ पे अब उनको किस तरह से लिखना है वो ज़रा प्रॉपर तरीके से आपको आंसर लिख के देंगे। देखिए जी 12.1 कहता है वाई साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस। साउंड जो है ना वो स्पेस में ट्रैवल क्यों नहीं कर सकता, बट लाइट कैन, जबकि लाइट जो है ना वो वैक्यूम में एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल कर सकती है। एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव टाइप्स। वेव की जो टाइप्स का कॉन्सेप्ट है ना उसको यूज़ करके हमें ये बताएं कि साउंड जो है वो स्पेस में ट्रैवल क्यों नहीं कर सकता जबकि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। तो सीधी बात है, याद होना चाहिए आपको कि भी लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो इसको पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए ये स्पेस में से पास कर जाती है। अच्छा, साउंड जो है ये क्या है, साउंड वेव ये एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव की, यही पीछे पढ़ा के आया हूँ ना। और मैकेनिकल वेव को पास होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम है ही नहीं, सही है। कोई वाटर नहीं है, एयर नहीं है, सॉलिड नहीं है, ये तो खाली है, एम्प्टी स्पेस है। तो इसमें लिहाजा साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। अब ये जो आपको समझ आ गई है, जो मैंने आंसर बताया है, इसको आप लिख देंगे तो ये आपका प्रॉपर आंसर बन जाएगा। पीछे लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक दफ़ा यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि आप कहते हैं सर जी हमने नोट्स भी बनाने होते हैं, हमें आंसर प्रॉपर तरीके से लिख के दे। तो ये देखें जी 12.1 का, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, 12.1 का यहाँ से यहाँ तक ये आप आंसर लिख देंगे। जो कुछ मैंने समझाया है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस बिकॉज साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम सच एज एयर वाटर सॉलिड टू ट्रैवल। यानी कि इनमें से कोई मीडियम अगर हो तो फिर साउंड ट्रैवल कर सकता है। तो हमने यही बात करनी है कि भाई साउंड जो है ना वो कभी भी वैक्यूम ऑफ स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पास होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वैक्यूम में तो कोई मीडियम है ही नहीं। सही है, तो यहाँ तक आप लिखेंगे। हाँ, फिर आप लाइट को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। भाई लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको जिसको पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देयरफॉर इसीलिए लाइट कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। अब वैक्यूम में मीडियम तो है ही नहीं, तो लाइट को भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लिहाजा वैक्यूम में से लाइट पास कर जाएगी। ये आप आंसर देंगे। अब आ जाए इसका जो 12.2 वाला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखें बेटे। अ स्टूडेंट शेक्स वन एंड ऑफ अ रोप एंड ऑब्जर्व्स वेव्स मूव अलॉन्ग इट। What kind of wave is this and how do the particles move? क्या कह रहा है, कह रहा है एक तालिब इल्म रस्सी के एक सिरे को ना हिलाता है और गौर से देखता है कि वेव आगे बढ़ती है। ये कौन सी वेव है भाई, उसके पार्टिकल्स कैसे हरकत करते हैं, ये चीज़ें आपने बतानी है। सवाल की समझ आइए बेटे, दोबारा सुन लें। वो कहता है एक तालिब इल्म जो है ना रस्सी के एक सिरे को ऐसे हिलाता है, ये रस्सी है ना, इसको पकड़ के ऐसे हिलाता है और गौर से देखता है कि वेव आगे बढ़ती है। उसको नज़र आता है कि भाई वेव आगे बढ़ रही है, ये कौन सी वेव है पहले तो ये बताएं। और उसके बाद वो कहता है और उसके पार्टिकल्स कैसी हरकत करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं, पैरेलल करते हैं, नहीं करते, ये भी बताना है। सवाल की समझ आ गई। अब ये भी पीछे आपको टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना आपको आंसर देता हूँ बेटे इसका, कि देखो व्हेन अ स्टूडेंट शेक्स वन एंड ऑफ अ रोप, रस्सी के एक सिरे को जब कोई स्टूडेंट पकड़ के हिलाता है, जैसे जर्क करते हैं अप एंड डाउन। सपोज करें ये इस तरह से, ये आपके पास रस्सी है, उसका ये वाला एंड आपने कर दिया फिक्स एक हुक के साथ, यहाँ पे वो स्टूडेंट ठहरा है, उसके हाथ में ये रस्सी है। अब वो क्या करते हैं, इसको ऐसे अप एंड डाउन जैसे जर्क करते हैं, ऐसे झटका देते हैं। अब इसके अंदर क्या होगी, वेव पैदा होगी, क्योंकि मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है। तो हम ये बात जानते हैं जब मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वहाँ पे वेव पैदा हो जाती है। अब वो कहता है उसको ये दिखाई देता है कि हाँ जी वेव पैदा हो गई है, बात समझ रहे हैं, और वो आगे भी बढ़ रही है, ये भी उसको पता चल रहा है। लेकिन ये कौन सी वेव है भाई, जब वो ये काम करेगा तो कौन सी वेव होगी, तो हम कहेंगे ये ट्रांसफर वेव होगी। देखो ना रस्सी को जब आप ऐसे हिलाओगे तो उसके अंदर ये वाला लूप बनेगा ना, उसने जर्क किया, झटका दिया ऊपर की तरफ, फिर उसको ऐसे नीचे किया, तो फिर ये वाला देखें अपर एंड लोअर पोर्शन दोनों बनेंगे ना बेटे। तो ये तो होता है, ये देखो ट्रांसफर वेव में, ठीक है, अपर पोर्शन भी आ रहा है, लोअर भी आ रहा है, तो ये हमारे पास ट्रांसफर वेव होगी। हाँ, अगर वो कोई स्लिंग की स्प्रिंग लेता, उसको ऐसे ऐसे आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करता, तो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती। लेकिन यहाँ उसने कहा है कि उसको वो हिलाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे हिलाता है, चाहे यूं हिलाए चाहे यूं हिलाए, बात एक ही है। तो उसमें क्रस्ट भी बनेगा, ट्रफ भी बनेगा, लिहाजा वो आपके पास क्या होगी, ट्रांसफर वेव होगी। बात समझ आ गई। आगे कहते हैं इन अ ट्रांसफर वेव द पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन। उसने पूछा था ना कि वेव कौन सी है और फिर पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होगी, तो हम कहेंगे पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी बेटे, परपेंडिकुलर, मतलब अप एंड डाउन। ठीक है, तो मैंने वही बात आगे लिख दी है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव वाइल द वेव इट सेल्फ मूव्स अलॉन्ग द रोप। हाँ, जो वेव की डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा, वेव इट सेल्फ मूव्स अलॉन्ग द रोप, वो रस्सी के अलॉन्ग मूव करेगी, लेकिन जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पाथ के परपेंडिकुलर, अप एंड डाउन, ये याद रखिएगा। और पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हुए।
तो ये सारा कॉन्सेप्ट पीछे टॉपिक में भी क्लियर किया था, यहाँ पे भी आपको दोबारा बता दिया और आंसर भी लिख के दे रहे हैं। ठीक है जी, तो इतना आंसर लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और ये डायग्राम लाजमी बना दीजिएगा ट्रांसफर वेव की। ले जी, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आ जाए 12.3 पे। हाउ डज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रिलेट टू द एनर्जी इट कैरीज। ये एमसीक्यू भी हम कवर कर चुके हैं। गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। क्या कह रहा है? कह रहा है एम्पलीट्यूड और वेव की एनर्जी में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, इसको एक मिसाल के साथ बयान करें। अब डेयर स्टूडेंट्स, पीछे आपको वैसे बता चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। एमसीक्यूज़ में ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं कि देखो, अगर हम एक छोटी वेव लें और एक बड़ी वेव लें, तो इसको देख के आप क्या कहेंगे कि भाई किस वेव की एनर्जी ज़्यादा है? देख के बताएं ज़रा। आप कहेंगे सर जी इसकी एनर्जी ज़्यादा कि बड़ी वेव है। लेकिन बड़ी को देखने की बजाय हमें यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि भाई ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो अब इस एम्पलीट्यूड को देखा है ना हमने, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो बस यही इनका रिलेशन है। आप यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि एनर्जी कैरिड बाय अ वेव इंक्रीजेज विद इट्स एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है। लार्ज एम्पलीट्यूड मतलब मोर एनर्जी, स्मॉलर एम्पलीट्यूड मतलब लेस एनर्जी। जैसे इस वेव का एम्पलीट्यूड छोटा है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। तो कहने का मतलब है कि एम्पलीट्यूड और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। उसने यही पूछा था ना कि क्या रिलेशन है, हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन है। अब उसने कहा था एग्जाम्पल भी दो, तो हम ये वाली एग्जाम्पल मेंशन कर देंगे कि अ लाउड साउंड हैज़ अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। अगर कोई बंदा ऊंचा बोल रहा है तो इसका मतलब होगा कि उस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है। एंड कैरीज मोर एनर्जी देन फेंट साउंड। अगर कोई मध्यम आवाज़ है, हल्की बात कर रहा है, हल्का बोल रहा है, तो इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम है, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो इस तरह आप ये छोटी सी एग्जांपल देंगे। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? चलें, ये डायग्राम बना देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं कटते, बस ये थ्योरी लिख दे। अब चलते हैं जी 12.4 की तरफ। कहता है वाई डू वी स्टिल हेयर अ पर्सन टॉकिंग इवन इफ ही इज बिहाइंड अ वॉल, एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। यानी कि ये लास्ट एमसीक्यू जो हमने कवर किया ना, ये चीज़ जो आपको समझाई है, ये इस एमसीक्यू में वही बात यहाँ पे कर रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में। देखें, कहता है कि अगर एक बंदा दीवार की बैक साइड पे खड़ा है और वो अगर बोल रहा है तो आप दीवार की दूसरी तरफ खड़े हैं तो उसको सुन पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सवाल में वो कह रहा है, उसकी वजह पूछ रहा है, हम दीवार के पीछे मौजूद शख्स की साउंड क्यों सुन लेते हैं। मतलब वो कह रहा है वाई वाई, कि दीवार की बैक साइड पे एक बंदा खड़ा है, वो बोल रहा है, हम दूसरी तरफ खड़े हैं तो हम उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। तो भाई वो वजह पूछ रहा है क्यों सुन पा रहे हैं। एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वो कहता है ज़रा एक्सप्लेन तो करें। तो हम यही बात करेंगे कि भाई दीवार दीवार के किसी न किसी जगह से कोई छोटा मोटा सुराख होगा या साइडों से थोड़ी बहुत कोई दीवार टूटी होगी, कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का रास्ता ज़रूर होगा जहाँ से वेव क्या हो जाएगी बेटे, साउंड वेव्स बेंडिंग उनकी हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, स्प्रेडिंग हो जाएगी, ये वर्ड जो मर्जी आप यूज़ कर ले। ठीक है। तो जब बेंडिंग होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि दूसरी साइड पे जो खड़ा शख्स है वो उस साउंड को थोड़ा बहुत ज़रूर सुन पाएगा। हाँ, बिल्कुल वो लाउड साउंड नहीं होगा, बल्कि थोड़ा बहुत मध्यम होगा, हल्की आवाज़ होगी, लेकिन वो सुन ज़रूर पाएगा। तो यही बात आप अपने आंसर में लिखेंगे। ये देखें कि वी कैन हेयर अ पर्सन बिहाइंड अ वॉल बिकॉज साउंड वेव्स सस्टेन डिफ्रैक्शन। वहाँ पे डिफ्रैक्शन का फिनोमिना कर हो रहा है, इसीलिए हम उसकी आवाज़ को दूसरी साइड पे खड़े सुन पा रहे हैं। एंड ह्यूमन स्पीच हैज़ वेव लेंथ। और जो बंदा बोल रहा है उसकी वेव लेंथ तकरीबन कितनी होती है? 1 to 3 मीटर तकरीबन। ठीक है। जो कि कंपेयरेबल है टू द साइज ऑफ द वॉल। तो फिर तो इसका मतलब आवाज़ थोड़ी बहुत आएगी। सो द डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टैकल्स। वही दीवार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके कहीं ना कहीं से सुराख होगा या ऊपर से कहीं कॉर्नर से छोटी मोटी ईंट टूटी हुई होगी, जहाँ से लाइट साउंड की वेव जो है ना वो क्या करेंगे बेटे, बेंड करेंगी। अच्छा, स्प्रेड अराउंड द एजेस ऑफ वॉल एंड रीच आवर एयर्स। बेंडिंग होके वो वेव्स हमारे कानों तक पहुंचेंगी और जहाँ हम आवाज़ को सुन पाएंगे। तो ये एक तरीका उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इसको नोट कर लें। ठीक है जी। लें जी, 12.4 भी हो गया। अब आ जाए बेटे 12.5, लास्ट क्वेश्चन। वैसे ये भी आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं टॉपिक के अंदर। कहता है इफ साइज ऑफ स्लिट अ वेव पासिस थ्रू इज मच स्मॉलर
देन द वेव लेंथ, यानी कि जो हम एक स्लिट यूज़ कर रहे हैं ना, वो कहता है उसका जो सुराख है वो क्या है, बहुत छोटा है। किससे बेटे? जो वेव्स आ रही हैं उनकी वेव लेंथ से। व्हाट विल हैपन, तो फिर क्या होगा, टू द वेव आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट, जब स्लिट में से वो वेव पास कर जाएंगी तो फिर उनका बिहेवियर किस तरह का होगा, यानी कि बेंडिंग ज़्यादा होगी, कम होगी, नहीं होगी, ये वो पूछना चाह रहे हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली, शॉर्टकट इसको एक्सप्लेन करें। तो भाई पेज नंबर अगर 41 पे देखें ना, जो पॉइंट 3 था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो ना, मैंने आपको MCQs क्लियर कराए, ये पॉइंट 3 देखो, व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, यही तो सवाल कर रहा था वो, कि अगर स्लिट का साइज वेव की वेवलेंथ से स्मॉलर हो तो फिर बताओ क्या होगा। तो हम कहेंगे द वेव शो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन, तो वेव जो है ना वो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन शो करेंगे, फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न, मतलब बेंडिंग ज़्यादा होगी। ये वाला केस बनाया था, देखो सुराख कितना छोटा है और वेव की वेवलेंथ बड़ी है, सही है। तो अगर सुराख छोटा है वेव की वेवलेंथ से तो फिर बेंडिंग बहुत अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो आगे कह रहे हैं दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन इंक्रीजेज व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो हम कहेंगे बेंडिंग बहुत अच्छे से होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप प्रॉपर तरीके से आंसर लिखेंगे, यही आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो मैंने भी बेटे ये देखें आपके लिए यहाँ पे लिखा है, तो आप ज़रा इस तरह से इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, ये देखें जी। ठीक है, व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, द वेव्स शो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न, ये देख सकते हो। ये साइज ज़्यादा है ना, वेवलेंथ इसी को कहते हैं, एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस तक का डिस्टेंस। और इधर देखो स्लिट का जो साइज है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो वो कहता है अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा भाई, हम कहेंगे बैंडिंग बहुत अच्छे से होगी, फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न, देख सकते हो कितनी अच्छी बैंडिंग हो रही है। तो दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ डाइफ्रैक्शन इंक्रीजेज व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर बैठ के नोट कर लें। लें जी, हमारे पास MCQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये हमने एक एक चीज़ डिस्कस कर ली है। एक्सरसाइज आपको तैयार हो जानी चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आसान होंगे। अल्लाह हाफिज़।